हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। तो ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम प्लेटो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हम एरिस्टोटल कवर करेंगे। तो एरिस्टोटल में जो भी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में पीवाईक्यूज़ आए हैं पास्ट ईयर्स में, तो हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि एरिस्टोटल जो है वो पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब कि डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करता है और वो उसका कारण ये देता है कि दैट मासेस वुड रिसेंट द वेल्थ ऑफ द फ्यू एंड टू इजीली फॉल अंडर द स्वे ऑफ द फॉलोइंग। तो उनका कहना ये है कि मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा है कि एरिस्टोटल जो है वो पॉपुलर रूल मतलब डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनका मानना ये है कि जब मासेस में मतलब लोगों के पास जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो दे माइट स्टार्ट रिसेंटिंग और हेटिंग द रिच। तो अब इससे होगा क्या कि बेसिकली ऐसी सिचुएशन में जो वो मासेस हैं जो मतलब लोग हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और मिसलीड हो सकते हैं इनमें से किसके द्वारा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। अब पहला ऑप्शन है द किंग, तो ये नहीं होगा। लीडिंग सिटीजन्स भी यहाँ पे लॉजिकल ऑप्शन नहीं है। अब डेमोगॉग जो है, डेमोगॉग का मतलब ना बेसिकली वो रहता है कि एक बुरा लीडर या एक ऐसा लीडर की जो इमोशनल स्पीच को यूज़ करके लोगों का सपोर्ट गेन करे, है ना कि उनको लॉजिक या रीज़न या जस्टिस देके। तो यहाँ पे एरिस्टोटल कहते हैं कि जब डेमोक्रेसी बेसिकली अगर डेमोक्रेसी में होगा क्या, अगर लोगों के पास पावर आ जाएगी तो वो क्या करेंगे, अमीर लोगों से जलने लगेंगे या उनको नफ़रत करने लगेंगे एंड जो डेमोगॉग्स हैं उनकी बातों में आ जाएंगे, है ना, ऐसे लीडर्स की बातों में आ जाएंगे या उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे जो लोगों को मिसलीड करते हैं उनके इमोशंस के द्वारा खेल के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, द डेमोगॉग्स, ये राइट आंसर होगा। क्योंकि देखो एरिस्टोटल क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्सट्रीम्स को एरिस्टोटल ना हमेशा से सपोर्ट नहीं करते थे एंड दैट इज़ द रीज़न वो कहते थे कि हम एक मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि क्या होगा हमारा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी के बीच में होगा। तो दैट इज़ द रीज़न एरिस्टोटल क्या है मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करते हैं एंड तभी वो कहते हैं कि हम जो गवर्नमेंट है वो मिडिल क्लास के हाथ में देंगे, ना कि बहुत ज़्यादा अमीर के हाथ में, ना ही बहुत ज़्यादा पुअर के हाथ में। क्योंकि अगर कॉमन लोगों के हाथ में गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो डेमोगॉग्स जो हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने बेसिकली ये कहा है कि अगर लाइफ केवल एक ऑब्जेक्ट होती तो स्लेव्स एंड एनिमल्स जो हैं वो भी स्टेट बना लेते। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखें तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमें अगर हम देखें तो किससे मैच करता हुआ दिख रहा है। प्लेटो ने ऐसी कोई बात नहीं करी है, कन्फ्यूशियस ने ऐसी बात नहीं करी है एंड हैना अरेंट ने भी ऐसी बात नहीं करी है। यहीं पे जो हमारे एरिस्टोटल हैं वो हमेशा बेसिकली ये लाइफ से रिगार्डिंग बात करते हैं। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ वो कहते हैं कि ना दो टाइप की होती हैं। एक तो आप क्या है कि बायोलॉजिकली सर्वाइव कर रहे हो केवल, है ना, बायोलॉजिकल सर्वाइवल चल रहा है केवल आपका एक, और दूसरा क्या है कि आपकी एक गुड लाइफ है। अब गुड लाइफ और बायोलॉजिकल सर्वाइवल में क्या डिफरेंस है कि जो गुड लाइफ होती है ना उसमें हमारे पास मतलब ऐसी लाइफ होगी जहाँ पे हमारे पास वर्च्यू हो और जहाँ पे हमारे पास रीज़न हो। तो वो ये कहते हैं कि अगर मान लो कि स्टेट जो है ना हमारा वो केवल पॉलिटिकल सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए नहीं बना हुआ है, वो ये भी इंश्योर करता है कि जो उस स्टेट में रहने वाले लोग हैं वो ऐसी लाइफ जिएं जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअली फुलफिलिंग लाइफ हो, है ना। तो इसी कारण वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि लाइफ केवल जो है ऑब्जेक्ट होती तो स्लेव्स एंड एनिमल जो हैं वो भी अपना स्टेट मतलब बना लेते। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें ना तो वो स्लेव्स को डिग्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मानते थे कि
उनका जो मतलब जो स्लेव्स हैं बेसिकली उनमें रीजनिंग कैपेसिटी नहीं होती है, एंड उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का भी राइट नहीं होता है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो वो बहुत लोगों को नहीं देते हैं, जैसे वेमेंस को नहीं देते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, स्लेव्स को, है ना। तो ये उनको किसी को भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की परमिशन नहीं देते हैं। तो एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि इसी कारण स्लेव्स जो हैं वो स्टेट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टेट जो है हमारा वो रैशनल लोग जो हैं उनसे बना हुआ है, एंड स्लेव्स जो हैं वो रैशनल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट आंसर जो है वो एरिस्टोटल हो जाएगा, ये एरिस्टोटल ने कहा है। अब अगर थर्ड क्वेश्चन देखें तो किसने कहा है कि आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द पॉलिटिकल एलीट इन मोरल गुड शेप एंड प्रोवाइड्स लास्टिंग पॉलिटिकल एक्सलेंस। तो ये जो हमें थिंकर्स दिए हुए हैं नीचे चार, तो अब इसमें से हमें बताना है कि ये जो कोटेशन है ये इस टाइप के आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बात है ये किसने कही है बेसिकली। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता लगेगा कि टॉकविले ने ऐसी कोई बात नहीं करी है, डाइसी ऐसी बात नहीं करते हैं, ब्राइस भी ऐसी बात नहीं करते हैं। वही एट द सेम टाइम जो हमारे एरिस्टोटल हैं वो इस टाइप की बात करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सोसाइटी में एक बैलेंस बनाएगा, है ना। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि वो दो एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो वो ये कहते थे कि आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो बैलेंस बनाएगा अलग अलग हमारी जो सोशल क्लासेस हैं ना सोसाइटी में, उन लोगों के बीच में, एंड एक रूल ऑफ लॉ अलाउ करेगा पूरी सोसाइटी में। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो एरिस्टोटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें अगर हम, इसमें से कौन सा एरिस्टोटल का काम नहीं है, मतलब इनमें बुक दी हुई हैं और कहा है कि कौन सी बुक जो है वो एरिस्टोटल ने नहीं लिखी है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ऊपर की तीनों ही बुक जो हैं वो एरिस्टोटल की हैं। वहीं पे नीचे जो हमारी ऑप्शन नंबर डी अपॉलजी है वो हमारी प्लेटो ने लिखी है। अब इस अपॉलजी के अंदर क्या है बेसिकली, सोक्रेट्स को जो एग्जीक्यूट कर दिया था ना, वहाँ पे सोक्रेट्स को जो मार दिया गया था, तो इस अपॉलजी में बेसिकली सोक्रेट एंड उनके जो अक्यूज़र हैं उनके बीच में ये डायलॉग है, कॉन्वर्सेशन है ना। ये मॉडर्न सेंस में जो अपॉलजी है होती है वो मतलब नहीं है इस बुक का, मतलब माफ़ी वाला अपॉलजी नहीं है इस बुक का मतलब। तो ये बेसिकली डायलॉग है सोक्रेट्स एंड उनके अक्यूज़र्स के बीच में। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है हमारा हो जाएगा, एंड क्योंकि ये बुक जो है अपॉलजी प्लेटो ने लिखी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो पॉलिटिक्स में देखिए अलग अलग अंदर किताबें हैं, इनमें से कौन सी किताब में प्लेटो ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ है बुक नंबर 1, बुक नंबर 4, बुक नंबर 6 एंड बुक नंबर 7। तो इसमें से जो हमारी बुक नंबर 1 है इसमें एरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया है, एंड एरिस्टोटल मानते थे कि स्लेवरी जो है बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है, एंड कुछ लोग रूल करने को और कुछ लोग जो हैं रूल करवाने को ही पैदा हुए होते हैं। एंड ये बात एरिस्टोटल ने अपने बुक नंबर 1 में कही है पॉलिटिक्स के। तो ऑप्शन नंबर ए बुक 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब फिर से जो ये क्वेश्चन है ये स्लेवरी के ऊपर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमें क्या है कि ये बोला गया है कि स्लेवरी को जस्टिफाई करते समय एरिस्टोटल ने कई सारी बातें कही हैं, अब इनमें से क्या चीज़ सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द आवर ऑफ बर्थ सम मैन आर मार्क्ड आउट ऑफ सब्जेक्शन एंड अदर्स फॉर रूल। तो जब इंसान पैदा ही होता है तो कुछ लोग रूल करने को पैदा हुए होते हैं एंड कुछ लोग रूल करवाने को, क्योंकि कुछ में रीजनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, विजडम ज़्यादा होती है, और कुछ लोग इस एरिया में लैक करते हैं। तो ये ऑप्शन यही कहना चाह रहा है बेसिकली। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो है, ये तो एकदम 100% राइट है। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखें, दैट मैन ऑफ कैपेसिटी फॉरसाइट सेल्फ रिलायंस एंड द लाइफ ऑफ वर्च्यू आर इंटेंटेड बाय नेचर टू वर्क विद देयर माइंड। 100% ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है कि जो मैन ऑफ कैपेसिटी है जिसमें फॉरसाइटेडनेस होगी, सेल्फ रिलायंस होगा एंड लाइफ ऑफ वर्च्यू होगी,
तो वो इंटेंटेड होंगे बाय नेचर, है ना, अपने दिमाग के साथ काम करने के लिए। अब ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर हम देखें तो इसमें लिखा है दे हैव द कैपेसिटी टू डिस्चार्ज इंटेलिजेंटली देयर ओन ड्यूटीज़। ये भी ठीक है। अब वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ये देखिए दैट दे आर मशीन्स, यहाँ पे इसको हम हाईलाइट करेंगे, विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय रीजंस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कि वो स्लेवरी को जस्टिफाई करते हुए क्या कहते थे, तो उन्होंने ये बात नहीं करी है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कह रहा है कि वो एक मशीन होते हैं विदाउट किसी कैपेसिटी के कि वो रीज़न को यूज़ कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी सी ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हैं और हमें उन्हें क्या करना है कि सीक्वेंस में लगाना है उनके ईयर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे सीधे ही सीक्वेंस में लगा दें उन्हें, तो देखें अगर हम एरिस्टोटल जो है वो हमारे 384 BCE में पैदा हुए हैं। मैकियावेली जो हैं हमारे वो 1469 में। हॉब्स जो हैं हमारे वो 1588 में। लॉक जो हैं वो 1632 एंड हमारी रूसो जो हैं ये सबसे लास्ट में आएंगे 1712। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, अगर हम सीक्वेंस में लगाएं तो हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है बेसिकली वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने विमेन की इक्वालिटी की बात नहीं करी है ना, या उसमें वो विमेन की इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 देखें इन्हें, तो पहले में हमें दिया है प्लेटो एंड मिल, सेकंड में हमें दिया है एरिस्टोटल एंड हीगल, फिर हमें दिया है मिल एंड मैरी वोllstonecraft, एंड उसके बाद हमें दिया है प्लेटो एंड मैरी वोllstonecraft। देखो दो थिंकर्स तो हमें 100% पता है कि मतलब वो बिलीव करते थे, एक तो है मिल और दूसरे हैं मैरी वोllstonecraft। तो ऑप्शन नंबर सी तो करता है देखो बिलीव, है ना। एंड वहीं पे अब हमें कन्फ्यूजन कई लोगों को ये होगा कि प्लेटो होगा या आंसर या नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे मिल तो है एंड मैरी वोllstonecraft तो है यहाँ पे भी सही, लेकिन प्लेटो दोनों जगह है। तो अब प्लेटो को हम कंसीडर करें ऐसा इंसान की जो इक्वलिटी में बिलीव करता है या नहीं, तो प्लेटो को ना कई लोग फेमिनिस्ट मानते हैं। एंड उसका रीज़न ये है कि जब वो अपना आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं उसमें जो भी उनका एजुकेशन का सिस्टम है या उनका जो फिलोसोफर किंग है, तो वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि जो एजुकेशन है केवल मेन के लिए है एंड वुमेन नहीं उसमें स्टेट में एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो वो उन्होंने एजुकेशन भी दोनों जेंडर्स के लिए बेसिकली दी है। ऐसा उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि केवल ये जेंडर अटेंड करेगा एंड ये पर्टिकुलर जेंडर अटेंड नहीं करेगा। एंड फिलोसोफर किंग में भी वो कहते थे कि मैन वेमेन बोथ, मतलब लाइक उन्होंने ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है। जैसे और थिंकर्स तो स्पेसिफिकली कह देते हैं कि वेमेंस अलाउड नहीं है या वेमेंस को ये राइट नहीं मिलेगा, या डिग्रेड कर देते हैं वेमेंस को इन अ वे। तो एरिस्टोटल ने अपने फिलोसोफर किंग वाले कॉन्सेप्ट में या एजुकेशन के सिस्टम में ये नहीं कहा है कि वेमेंस अलाउड नहीं है। उनके सिस्टम में दोनों ही मैंस एंड वेमेंस दोनों ही अलाउड थे। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके समय के हिसाब से ये थॉट्स काफ़ी प्रोग्रेसिव थे एंड उन्हें वो लोग तभी एज अ फेमिनिस्ट कंसीडर करते हैं। बट हाँ, हम ये भी नहीं पूछ सकते कि प्लेटो ने ही कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स जैसे कॉन्सेप्ट भी दिए हैं।
बट अगर हम इस क्वेश्चन के ही पर्सपेक्टिव से अभी यहाँ पे देखें तो हम एरिस्टोटल को एक ऐसा पर्सन मानेंगे जिन्होंने विमेन की इक्वलिटी में बिलीव किया है। एंड वही एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारे पास एरिस्टोटल एंड हीगल दो ऐसे लोग हैं जो मतलब बहुत क्लियरली ही अपने थॉट में कहते थे कि विमेंस जो हैं वो इक्वल नहीं है ना। क्योंकि एरिस्टोटल, हमें पता है कि विमेन को इवन सिटीजन का राइट भी नहीं देते थे। उनका मानना था कि विमेंस जो हैं इन्फीरियर होती हैं एंड हाफ मैन होती हैं। एंड वहीं पे हीगल भी ये कहते थे कि विमेंस जो हैं पैसिव रोल जो हैं वो करने के लिए ही पैदा हुई हैं फैमिली में। तो दो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, वो हैं एरिस्टोटल एंड हीगल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्लेटो एंड मिल को भी हम देखो प्लेटो को भी यहाँ पे हम सही कंसीडर करेंगे, ऐसा पर्सन मानेंगे जो वुमेन की क्वालिटी में बिलीव करता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में एंड ऑप्शन नंबर डी में ही ऐसे थिंकर्स हैं जो वुमेन की क्वालिटी में बिलीव करते हैं। और हमें पूछा है कौन नहीं करता है, तो एरिस्टोटल एंड हीगल उसका राइट आंसर है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 कि एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट है, ये किसने कहा था। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना क्या चाह रहा है ना। तो देखो इसमें ये लोग ये मतलब बेसिकली ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एरिस्टोटल ने पहले द रिपब्लिक लिखी है ना, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, द लॉज। और दोनों ही बुक में काफ़ी डिफरेंस था। द रिपब्लिक में भी वो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, और उसके बाद ना उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने यहाँ पे आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है वो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, काफ़ी यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, एंड जब उसको आप ग्राउंड में उतारने की कोशिश करेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। एंड उसके बाद द लॉज है हमारा जो, उसमें वो एक ऑल्टरनेट देते हैं, अपना सेकंड स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि जो हमने रिपब्लिक में जिस आइडियल स्टेट की बात करी तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना, तो फिर काफ़ी चेंजेस ला के थोड़ा प्रैक्टिकल बना के वो इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। तो हम एट द सेम टाइम एरिस्टोटल ने भी अपने स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये स्टेटमेंट यही कहना चाह रहा है कि, और हमें ये पता है कि एरिस्टोटल जो है थोड़ा सा साइंटिफिक था है ना, वो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता था एंड थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करता है एज़ कम्पेयर टू प्लेटो। एंड डेट इज़ द रीज़न उसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट का, वो प्लेटो के सेकंड बेस्ट स्टेट के जैसा है। अब ये जो कोटेशन है या ये जो बात है वो सबीन ने की है, GH सबीन जो है हमारे, उन्होंने ये बात करी है कि जो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट है वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है मेनली किस चीज़ से कंसर्न्ड है। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो मेनली कंसर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स और वेल्थ से। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ से कंसर्न है। तो अगर हम देखें जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर वहाँ से हम एलिमिनेशन भी करेंगे तो प्लेटो इस तरीके की कोई बात नहीं करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, मार्क्स भी नहीं करते हैं एंड ग्रामशी भी नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है हमें साफ साफ पता है, इजी वन, कि एरिस्टोटल ने हमें ये स्टेटमेंट दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं एंड कौन से नहीं हैं। तो हमें सही स्टेटमेंट को बेसिकली चूज़ करना है, एंड मल्टीपल स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि मतलब, और ये स्टेटमेंट हमें एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बताने हैं यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है कि हमें जो है ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ही बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि polis should be large enough to guarantee self-sufficiency and small enough to ensure good government। तो अगर हम यहाँ देखें, इसका मतलब ना स्टेट होता है
तो वो कह रहे हैं कि स्टेट एक लार्ज इनफ होना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंसी अपनी मेंटेन कर पाए, और स्मॉल इनफ होना चाहिए कि ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट गुड गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर हो सके। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एंड प्लेटो ने ये कहा है, तो ये हमारा सही है। सेकंड जो है, द पोलिस वाज नेचुरल, मतलब स्टेट एक नेचुरल था एंड प्रायर टू इंडिविजुअल था, क्रोनोलॉजिकली नहीं बट टेलीलॉजिकली। हाँ, एरिस्टोटल ये कहते हैं कि भले ही मतलब क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि फैमिली जो है या मैन जो है वो पहले आए, लेकिन अगर हम अदरवाइज देखें तो स्टेट जो है वो पहले आता है, एंड ये नेचुरल है, स्टेट जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना से बना है। तो सेकंड भी हमारा ठीक है। एंड स्टेट जो है हमारा वो हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन एसोसिएशन है। हाँ, एरिस्टोटल इसको भी सही मानते हैं, एंड ये चीज़ कही है एरिस्टोटल ने, क्योंकि उनका मानना था कि स्टेट जो है वो इंश्योर करता है गुड लाइफ को, तो इसलिए वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन एसोसिएशन है। अब तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। अब इसमें लिखा है पोलिस इज़ मैन रिट लार्ज। ये स्टेटमेंट तो हमने सुना है, अगर हम इसको स्टेट करें, है ना, हमने ये चीज़ तो सुनी है, लेकिन एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में मतलब हमने ये नहीं सुनी है, एरिस्टोटल के मुंह से ये नहीं सुनी है हमने, ये तो हमने सुनी है प्लेटो के थ्रू। तो प्लेटो कहते थे कि स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, है ना, या स्टेट इज़ मैन रिट लार्ज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पूछे हैं और ये स्टेटमेंट दिया है प्लेटो का, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, डी। तो ए बी सी जो है हमारा, जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, वो सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली असर्शन एंड रीज़न है। तो असर्शन हमारा कह रहा है कि एरिस्टोटल एक ऐसे पहले थिंकर हैं जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया था, बट ये इंडक्टिव मेथड जो उन्होंने यूज़ किया वो एक्सीडेंटल था। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया है। इंडक्टिव मेथड मतलब साइंटिफिक, है ना, जहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, थोड़ा सा एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसमें केस स्टडीज़ होती हैं। तो हमें पता है ना कि एरिस्टोटल ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या किया था कि कंपेयर किया था, एंड कंपेयर करना क्या है, किसी चीज़ को कंपेयर करके स्टडी करना है जो होता है वो एक साइंटिफिक एंड इंडक्टिव मेथड होता है। तो लेकिन एरिस्टोटल ने इस चीज़ पे कभी एम्फेसाइज नहीं किया, है ना, इस तरीके पे अपने। तो उनका जो ये बेसिकली इंडक्टिव मेथड उन्होंने जो यूज़ किया वो ना एक एक्सीडेंटल चीज़ थी, उन्होंने बहुत ये सिस्टमेटिकली नहीं किया, है ना, और तो ये डेलिब्रेटिव तरीका नहीं था, ये एक्सीडेंटल था। तो असर्शन जो है वो 100% राइट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमको रीज़न दिया हुआ है वो क्या दिया है। अब यहाँ पे कहा है रीज़न में कि मैकियावेली के केस में ये जो इंडक्टिव मेथड है ये इंटेंशनल था, मतलब मैकियावेली ने इंटेंशनली इंडक्टिव मेथड को यूज़ किया है। तो मैकियावेली के केस में अगर देखें तो यस, ये उन्होंने उसको इंटेंशनली यूज़ किया है। एंड जब वो अपनी बेसिकली हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो, एंड पॉलिटिक्स जब वो पढ़ रहे होते हैं, इनके प्रिंसिपल जब वो पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली एक क्लियर एग्जाम्पल है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर रीज़न जो है मैकियावेली के केस में कि इंडक्टिव मेथड जो है वो इंटेंशनल था, तो ये सही है रीज़न। अगर हम अब यहाँ पे ऑप्शन देखें कि कौन सा सही है, अगर यहाँ हम रीज़न बैठाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि दोनों ऑप्शन तो ठीक हैं। देखो अब ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो होंगे नहीं, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब ए में क्या कह रहा है, देखो वो कि दोनों सही है एंड आर जो है एक्सप्लेनेशन भी सही है असर्शन की, एंड बी में कह रहा है कि दोनों सही हैं लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ठीक है, मैकियावेली ने इंटेंशनल यूज़ किया इंडक्टिव मेथड का, बट ये कहीं से कहीं तक ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो एरिस्टोटल का मेथड था वो एक्सीडेंटली था, इंटेंशनल नहीं था, है ना।
तो इसलिए जो रीज़न है वो मैकियावेली के बारे में बात कर रहा है केवल, ये नहीं बता रहा है कि एरिस्टोटल का जो मेथड था वो एक्सीडेंटल क्यों था। तो इसलिए हमारा क्या है कि असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इनमें से क्या चीज़ें हैं बेसिकली, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिफाई नहीं करती हैं एक एथेनियन सिटीजन बनने के लिए। तो हमें ये पता है कि एरिस्टोटल ने काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशन रखी थी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कैसे सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई हो सकता है। उन्होंने हर किसी को सिटीजनशिप का राइट नहीं दिया था। तो अब देखते हैं कि इनमें से क्या चीज़ें क्वालिफाई नहीं करती हैं, है ना, सिटीजन होने के लिए। तो अब देखते यहाँ पे हम लोग ऑप्शन 1 बाय 1 देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं, मतलब नीचे जो ऑप्शन है हमारे पास वो मल्टीपल हैं एंड हमें उसमें से चूज़ करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि रेजिडेंस हो एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं। एरिस्टोटल ने इसके बेसिस पे नहीं कहा है, मतलब ऐसा कोई उन्होंने चीज़ नहीं बोली है कि अगर आप ऐसा होगा तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एंड राइट ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड, ये भी नहीं है सही आंसर। एंड तीसरा है दोज हु आर डिसएनफ्रेंचाइज्ड और एक्साइल्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। डिसेंट फ्रॉम अ सिटीजन, नहीं, एरिस्टोटल इस बेसिस पे भी सिटीजनशिप नहीं देते हैं। उनकी अपनी एक अलग टर्म एंड कंडीशंस हैं। वो पहली बात तो केवल मेल्स को सिटीजनशिप देते हैं, ऊपर से वो ये कहते हैं कि वो मेल भी क्या है कि एक ऐसे, मतलब दोनों एथेनियन पेरेंट्स हों उसके, और वो दोनों एथेनियन पेरेंट्स से ही पैदा हुआ हो, तो ऐसे मेल को ही सिटीजनशिप मिलेगी। प्लस वो 18 साल से ऊपर हो, क्योंकि वो बच्चों को भी सिटीजनशिप नहीं देते हैं। तो एरिस्टोटल केवल मेल्स को देते हैं, उसमें भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है। विमेंस हो गए, स्लेव्स हो गए, है ना, तो इन लोगों को वो सिटीजनशिप नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप नहीं अलाउड है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वो कहते हैं कि क्या नेसेसरी क्वालिफाई नहीं करता, तो ये सभी नेसेसरी क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी है जिसमें इंक्लूडिंग ऑल 1 2 3 4 वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अब इनमें से कौन कहता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम द स्टेट इज लेटर देन द फैमिली और द इंडिविजुअल, बट इन ऑर्डर ऑफ नेचर इट इज़ प्रायर टू देम। ये तो सेम घुमा के ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी इस टाइप का कुछ आया था अभी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो हम स्टेट जो है वो हो सकता है फैमिली एंड इंडिविजुअल से बाद में आया हो, लेकिन अगर नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट जो है वो इन सब से, मतलब फैमिली से और इंडिविजुअल से पहले आया है। तो ये तो हमें क्लियरली पता है कि किसका स्टेटमेंट है, यहाँ तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली एरिस्टोटल ने कहा है। एंड एरिस्टोटल मानते थे कि स्टेट जो है बाय नेचर इंडिविजुअल एंड फैमिली से पहले आता है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, एरिस्टोटल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईजी स्टेटमेंट है एंड बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन से मतलब नीचे में स्टेटमेंट दिए हैं, कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है एरिस्टोटल के कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग जो उन्होंने कंपैरेटिव मेथड्स में दिया है। तो अगर हम देखें तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, यस, ये सही स्टेटमेंट है बेसिकली, एंड तो इसलिए हम इसको सही मार्क कर देंगे, क्योंकि एरिस्टोटल ने करा है, कंपैरेटिव स्टडी करी है उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम्स की, एंड उन्होंने काफ़ी सारे ग्रीक कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उनको स्टडी किया है, तो इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें,
टू डेवलप एन एम्पिरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, हाँ हमें पता है कि अरिस्टोटल ने एम्पिरिकल मेथड यूज़ किए हैं, इंडक्टिव मेथड या इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ की है। हमने अभी ऊपर के ही किसी क्वेश्चन में देखा था ये चीज़ को। तो वो प्लेटो के जैसे यूटोपियन नहीं थे, वो प्रैक्टिकल थे प्लेटो की कंपैरिजन में, एंड उन्होंने तभी फैक्ट्स पे एंड एम्पिरिकल मेथड्स पे ज़्यादा जोर दिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टू अराइव एट द आइडियल टाइप। नहीं, आइडियल टाइप वाले जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली प्लेटो इसका एरिस्टोटल का नहीं है, ये मैक्स वेबर से रिलेटेड है ना। तो ये आइडियल टाइप की बात जो है वो हमारे क्या हैं, एरिस्टोटल नहीं करते हैं, मैक्स वेबर करते हैं। तो एरिस्टोटल काफ़ी एम्पिरिकल थे एंड काफ़ी मॉडर्न थे, है ना। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो टू अप्लाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ इन प्रैक्टिस, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को बेसिकली प्रैक्टिस में उतारना ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये प्लेटो से रिलेटेड है ना। प्लेटो के कंपैरिजन में ये आइडियल टाइप या आइडियाज़ इन प्रैक्टिस ये सब जो है ये प्लेटो की बातें हैं, इस टाइप की आइडियलिस्टिक यूटोपियन बातें। तो एरिस्टोटल तो इनफैक्ट इनको क्रिटिसाइज़ ही करते हैं इन सब चीज़ों को। तो एरिस्टोटल ने जो है स्टार्टिंग के जो हमारे दो स्टेटमेंट हैं वो सही होगा, एंड जो नीचे के दो स्टेटमेंट हैं वो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो इसलिए हमारे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, एंड क्या कहते हैं नीचे के जो स्टेटमेंट हैं वो गलत हो जाएंगे एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, जो हमारा है ऑप्शन बी में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किन चीज़ों पे बेस्ड था, तो हम एक बार देख लेते हैं। हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल, यस ये सही है, लेकिन हम फिर भी नीचे का ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि कौन रूल करता है और कौन उस रूल करने से बेनिफिट किसको मिलता है, इसके बेसिस में। एंड दूसरा कह रहा है वेज एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग द इन पावर, नहीं। तीसरा कह रहा है एक्सेप्टिंग द बेसिक फॉर्मुलेशन ऑफ प्लेटोज द रिपब्लिक, नहीं, ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें थी इस बुक में, तो बिल्कुल नहीं। एंड टू इंश्योर रूल ऑफ द मेजॉरिटी, नहीं, एरिस्टोटल तो इनफैक्ट क्या कहते हैं मेजॉरिटी रूल को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल, ये हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि एरिस्टोटल ने इसी बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हमें पता हो अगर इनमें से किसको हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, तो हमें क्लियरली एक चीज़ पता लगेगी कि प्लेटो तो देखो नहीं है, एंड ल्यूसिन पाई भी नहीं है, आर्मंड भी नहीं है। एरिस्टोटल जो हैं उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उनको मतलब बेसिकली उनका कंपैरेटिव स्टडी उनकी करी थी, है ना, जो कि इंडक्टिव मेथड था। तो दैट इज़ द रीज़न हम एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सिस्टमेटिकली कंपेयर किया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को। तो और ये सब काम जो उन्होंने किया है वो अपनी उनकी जो किताब है पॉलिटिक्स उसमें किया है। तो इसलिए एरिस्टोटल वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से।
तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द टास्क ऑफ गवर्निंग। ठीक है, ये इसमें कोई गलती नहीं है इस स्टेटमेंट में। फिर दूसरा कह रहा है कि वेदर रूल्स गवर्न इन कॉमन इंटरेस्ट, जेन्युइन फॉर्म में या फिर परवर्टेड फॉर्म में, ये बात भी करी है। फिर है द गवर्नमेंट इज़ मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल व्हेन रूलर्स गवर्न इन द लॉन्ग इंटरेस्ट। हाँ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में अगर आप गवर्न करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब ऑप्शन नंबर बी है, वो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी है, वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है इज़ कैप्चर्ड बाय शेयर्ड इंटरेस्ट एंड रिमेन इनसेंसिटिव टू द होल कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एरिस्टोटल ने कभी ये नहीं कहा था कि गवर्नमेंट जो है शुड बी कैप्चर्ड बाय शेयर्ड इंटरेस्ट एंड इनसेंसिटिव टू द कम्युनिटी। ऐसा स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने नहीं कहा है। इनफैक्ट उन्होंने तो मतलब इस बात पे जोर दिया है कि जो अच्छी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो जस्ट गवर्नमेंट होती हैं, वो सेंसिटिव होती हैं, है ना, कॉमन गुड के लिए, कम्युनिटी के। तो एरिस्टोटल ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, तो इसलिए ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर सारे स्टेटमेंट देखें तो ऊपर के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं एंड ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट ही बताना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कहा है कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट के रिलेटेड कौन सा चीज़ें सही नहीं हैं। अब फिर से हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो सही हैं एंड उसमें हमें बताना है कि क्या चीज़ें एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्टेट के हिसाब से सही है और क्या नहीं है। तो हमें बेसिकली नहीं वाला बताना है, नॉट ट्रू बताना है हमें। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, तो अगर हम ऑर्गेनिक कंसेप्शन ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो वो एरिस्टोटल से ज़्यादा तो हीगल से मिलता है ना। एरिस्टोटल मानते थे कि स्टेट जो है नेचुरल होता है, ना कि ऑर्गेनिक। मतलब वो ऑर्गेनिक यहाँ पे एक वो आइडियल सेंस में बात हो रही है, यानी इस टाइप की बात जो है वो हीगल करते हैं, नॉट एरिस्टोटल। तो हीगल का है ये, तो ये तो होगा नहीं। स्टेट एज अ मैग्नीफाइड इंडिविजुअल, तो ये जो है स्टेट एक मैग्नीफाइड इंडिविजुअल है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए आपको स्टेट को आप जूम करके देखेंगे तो आपको उसमें इंडिविजुअल बेसिकली दिखाई देंगे, और ये स्टेटमेंट जो है ये प्लेटो का है, ना कि एरिस्टोटल का। अगेन तो ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा हमारा। अच्छा, नॉट ट्रू ही पूछा है, तो मतलब बेसिकली ये हमारे राइट आंसर है इन अ वे। तो मतलब ये क्योंकि डिफरेंट थिंकर्स ने कहे हैं, एरिस्टोटल ने नहीं कहे। अब ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज अ मेंबर ऑफ स्टेट। तो हाँ, एरिस्टोटल ने ये बात कही है कि जो मैन है वो केवल मतलब तभी अपने पोटेंशियल्स को फुलफ़िल कर सकता है जब वो स्टेट में रहेगा। तो हाँ, ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सही है। एंड देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ द स्टेट। हाँ, क्योंकि दोनों का ही जो एम है वो गुड लाइफ है, तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये भी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सही है। अब हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही नहीं है, क्योंकि वो एरिस्टोटल की स्टेटमेंट है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, जिसमें हमें दिया है ए एंड बी, वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग फ्लेड एथेंस फॉर Celsus in order that the Athenians might not commit a second crime against philosophy। तो एथेंस से ना बेसिकली जो हमारे एरिस्टोटल हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि
देखो प्लेटो के साथ सोक्रेट्स के साथ पहले इस टाइप की चीज़ें हुई हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया है ना। तो एरिस्टोटल को लग रहा था कि उनके साथ भी ये चीज़ें ना हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार तो ऐसा हो गया, अब मैं एथेनियंस को दोबारा से बेसिकली फ़िलॉसफी के अगेंस्ट एक सेकंड क्राइम कमिट करने का मौका नहीं दूंगा या नहीं करने दूंगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे एरिस्टोटल का है ना। तो इसमें जो हमें ऑप्शंस दिए हैं वो उसमें एरिस्टोटल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, इनमें से मतलब नीचे हमें ऑप्शंस दिए हैं एंड इनमें से क्या एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, ये बताना है हमने। तो ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं रूल इन पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं ये तो ठीक है, एंड अ लॉफुल रूल, ये भी ठीक है। अ गवर्नमेंट ऑफ विलिंग सब्जेक्ट्स, इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही है। फिर लिखा है नीचे ऑप्शन नंबर डी, इनकन्सिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट्स, मतलब वो जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं, उनकी डिग्निटी के साथ इनकन्सिस्टेंट हो। तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरिस्टोटल हमेशा ही कहते थे कि पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए रूल और एक लॉफुल रूल होना चाहिए। और मतलब ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि इनकन्सिस्टेंट हो डिग्निटी के साथ सब्जेक्ट्स की, तो ये बेसिकली एरिस्टोटल ने ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने हमेशा से ही जस्टिस वर्च्यूज़ टाइप की बातें कही हैं, तो ये फीचर नहीं है डेफिनेटली। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब हमारे असर्शन एंड रीज़न हैं और हमें बताना है कि इसमें से क्या चीज़ें सही हैं एंड क्या चीज़ें मतलब बेसिकली असर्शन एंड रीज़न दोनों सही हैं या नहीं हैं, और अगर सही हैं तो उनके बीच में कोई बेसिकली कोई रिलेशन है या नहीं है ना। तो अब हम देखें तो ये असर्शन जो है हमारा वो कह रहा है कि नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग of Aristotle can endorse the opinion that his philosophical system was opposite of Plato। और वहीं पे अगर हम रीज़न देखें अपना, तो रीज़न कह रहा है कि एरिस्टोटल का जो सिस्टम था बेसिकली एक अटेम्प्ट था टू फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटो सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो असर्शन रीज़न में नॉर्मली सब हर जगह पे सेम ही ऑप्शंस होते हैं एंड जिसमें आपका देखो बट पेपर में ना कभी भी ये ध्यान रखना कि होता क्या है कि कई बार वो लोग ऊपर नीचे कर देते हैं ऑप्शंस को टू कंफ्यूज, क्योंकि हमें क्या होता है कि इन ऑप्शंस में ही आदत हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली इसी टाइप के ऑप्शंस होते हैं। बट पेपर में हमेशा ध्यान रखना कई बार ऊपर नीचे भी ऑप्शंस को करा रहते हैं। तो हम लोग यूजुअली, मैं भी अपने टाइम में क्या करता था, ABCD करके याद कर रहता था, बट वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो एक एक करके देखेंगे। असर्शन हम देखेंगे कि असर्शन कह रहा है कि कोई भी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है जो एरिस्टोटल का, मतलब नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन एंडोर्स, कोई भी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग एरिस्टोटल के एंडोर्स नहीं कर सकती है उस ओपिनियन को दैट उनके फ़िलासफ़िकल सिस्टम जो था वो बेसिकली प्लेटो का ऑपोजिट था। तो ये सही है, मतलब कोई भी बेसिकली प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, है ना, एंड एरिस्टोटल ने तो वो उनके जो आइडियलिज्म में डिफेक्ट्स थे उसको ही हटाना चाहा था। तो कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकते कि हाँ वो मतलब बेसिकली उनके बेसिक मतलब कि वो उसको उसके अगेंस्ट है, हम ये चीज़ को नहीं कह सकते हैं, है ना। तो उनमें डिफरेंसेस थे ऑब्वियसली, बट क्या कहते हैं कभी भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है उन्हें, कभी भी ऐसे क्लियरली मतलब उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं कहा है कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ प्लेटो को, है ना। तो हमेशा से उन्होंने कोशिश करी है कि
किस तरीके से जो प्लेटो का आइडियलिज्म है वो उसको और बेटर कर सकें, रिफाइंड बना सकें, या फिर किस तरीके से उसको एक थोड़ा सा साइंटिफिक या एम्पिरिकल रियलिटी में उसको मतलब ला सकें, है ना। तो हाँ, असर्शन हमारा 100% सही है। एंड सेकंड भी अगर हम रीज़न देखें तो जैसे मैंने कहा ही कि वो एरिस्टोटल का सिस्टम जो था बेसिकली एक अटेम्प्ट था, है ना, टू फिलोसफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटो सिस्टम। तो हाँ, वो बेसिकली रिटेन करते हैं जो आइडियलिज्म की स्पिरिट है, बट उसको ना काफ़ी प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं वो प्लेटो के आइडियलिज्म को, और काफ़ी लॉजिकल भी बनाना चाहते हैं। तो और बहुत जो गलतियाँ प्लेटो ने करी उनको ना इन अ वे वो करेक्ट करना चाहते थे। तो हाँ, ये अटैम्प्ट था मतलब बेसिकली। तो इसलिए क्या कहते हैं, रीज़न भी हमारा सही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या इनके बीच में कोई हमें राइट आंसर दिख रहा, मतलब कि कोई रिलेशन दिख रहा है, तो अगर हम देखें तो रीज़न जो है वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि मतलब ये एरिस्टोटल का जो सिस्टम था ना बेसिकली वो बहुत ही रेडिकल वो नहीं था, बट वो क्रिटिकल एंड एक होता है ना क्रिटिसाइज़ करना गंदे तरीके से, और एक होता है कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करना। तो एरिस्टोटल ने कंस्ट्रक्टिवली ही क्रिटिसाइज़ किया है प्लेटो को। तो एंड उसके बाद फिर उनको उनके थॉट्स को, उनके आइडियलिज्म के थॉट को बेसिकली उन्होंने किस तरीके से थोड़ा सा एम्पिरिकल बनाना चाहा है। तो वो है एक, एक्चुअल में ये रियलिटी है। तो असर्शन एंड रीज़न के बीच में हमें क्लियरली एक कनेक्शन दिख रहा है, रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि हमारा असर्शन तो ऑब्वियसली सही है एंड हमारा रीज़न भी सही है, तो जब हमारे दोनों चीज़ें सही हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएंगे। एंड हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से जो रीज़न है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो इसलिए हमारा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड Aristotle's new general science of politics was not only empirical and descriptive, but even in some respect independent of any ethical purpose, since a statesman might need to be expert in governing even a bad state. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें, और कहा है कि ये जो है बेसिकली ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है हमारे सबीन जो हैं, GH सबीन, तो उन्होंने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, और ये किताब भी बेसिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो इनकी किताब भी पूछ लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें इन्होंने ये बात कही है, ये जो स्टेटमेंट दिया है कि एरिस्टोटल का जो न्यू जनरल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स है वो केवल एम्पिरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बट कई रेस्पेक्ट में वो इंडिपेंडेंट है एथिकल पर्पसेस से। क्योंकि जो एक स्टेटमेंट है उसको कई बार ज़रूरत हो सकती है बेसिकली एक्सपर्ट बनने की, कि किस तरीके से एक बैड स्टेट को भी गवर्न किया जाए। तो ये स्टेटमेंट हमारे सबीन जो हैं वो देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो हमें बेसिकली मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे हमें अरिस्टोटल की थ्योरी दी हैं और उसके एक्सप्लेनेशंस दिए हैं बेसिकली। तो हमें उससे मैच करना है कि जो लिस्ट हमारी ए है उसमें लिस्ट बी जो है वो किस चीज़ से मैच कर रहा है, या क्या चीज़ उससे रिलेटेड है। तो अगर हम वन बाय वन, एक सेकेंड, हाँ, तो इसको अगर हम वन बाय वन देखें एंड मैच करने की कोशिश करें, तो जो हमारा एफिशिएंट कॉज है वो बेसिकली रिलेटेड है हमारा द कॉज ऑफ मोशन से। एफिशिएंट कॉज है जो वो कॉज ऑफ मोशन से है, तो हमारा ए जो है
वो हो जाएगा फोर्थ, है ना। ए जो है कहाँ गया, ओके, ए जो है वो हमारा हो जाएगा फोर्थ। द एफिशिएंट कॉज जो है वो कॉज ऑफ मोशन से है। फाइनल कॉज जो है हमारा, एंड फाइनल कॉज हमारा मैच करेगा द पर्पस टूवर्ड्स विच द मूवमेंट इज़ डायरेक्टेड। तो ये हमारा है ऑप्शन 3 में। मटीरियल कॉज जो है हमारा वो है मैटर ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड 2, एंड फॉर्मल कॉज जो है हमारा वो है द सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, ऑप्शन 1। तो 4 3 2 1। अब ये हमारा किस ऑप्शन में है, 4 3 2 1, या ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी है जो हमारा, उसमें ये बेसिकली दिया हुआ है 4 3 2 1। एंड अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही नहीं है। आई थिंक या तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ है या फिर इस पीडीएफ में रिपीट हो गया है। तो हमने जो बात करी थी ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले वाला ही। तो ये हमने कहा था कि नॉट ट्रू बताना है हमने यहाँ पे कि कौन सा हमें थ्योरी ऑफ स्टेट जो है एरिस्टोटल की वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। ऑर्गेनिक कंसेप्शन हमने कहा था ये हीगल का है, एरिस्टोटल का नहीं है। स्टेट जो है वो एक मैग्नीफाइड वर्जन होता है इंडिविजुअल का, ये बात प्लेटो ने कही है, ना कि एरिस्टोटल ने। तो ये दोनों तो सीधे ही सही आंसर हो जाएंगे क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है और ये दोनों सही नहीं है। तो ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। बट हम फिर भी अगर दूसरे स्टेटमेंट्स को देखें कि राइट ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज ए मेंबर ऑफ स्टेट, हाँ, क्योंकि मतलब उनका एरिस्टोटल का मानना है ऐसा कि इंडिविजुअल के राइट तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो स्टेट का मेंबर बन के रहेगा। एंड ऑप्शन नंबर डी में वो कह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना, द एंड ऑफ इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ स्टेट में, क्योंकि दोनों का ही मतलब क्या है, पर्पस क्या है, गुड लाइफ है। तो हाँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों के बीच में, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बट हमें पूछा है नॉट ट्रू, तो ए एंड बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दैट्स इट, हमने एरिस्टोटल से रिगार्डिंग सारे PYQs कर लिए हैं जो UGC नेट में आए हैं। एंड इसी तरीके से हम आगे भी एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे या फिर थिंकर्स लेते जाएंगे, एंड उन पे सेंट्रल जो भी PYQs हैं UGC नेट में आए हुए हैं उन पे सेंटर्ड जो भी हैं उसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।